नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लास में, जहां हम करने वाले हैं साहित्य के प्रश्न। उम्मीद है आपको साहित्य वाले प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। अब तक लगभग आपकी 4 क्लासेस हो चुके हैं। 4 क्लासेस में हम थोड़ा सा फोकस करते आए हैं अभी भी शुक्ल पर और साहित्य इतिहास पर। तो भाई साहित्य इतिहास वाले प्रश्न, शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास से थोड़े ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों विषयों पर थोड़ा फोकस करने की। अच्छा, अगर अभी तक प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो तो क्लास को लाइक कर सकते हैं। आज वाले प्रश्न अच्छे लगे तो अंत तक वीडियो देखिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा। बाकी अगर कोई भी समस्या आ रही है ना, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। लाइव कमेंट का भी ऑप्शन है आपके पास, कमेंट का भी ऑप्शन है। बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलें, अच्छा, दूसरी चीज़ हम आज ये भी बात करते हुए चलेंगे कि हम तैयारी के लिए कौन सा फॉर्मेट अपना रहे हैं। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अब तक सारे के सारे प्रश्न आपके साहित्य वाले मिक्सअप चल रहे थे। साहित्य इतिहास वाले प्रश्न भी थे, आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्तिकाल के भी प्रश्न थे। लेकिन अब कोशिश करेंगे ना, साहित्य इतिहास वाले प्रश्न एक क्लास में, फिर दूसरी क्लास में भी साहित्य इतिहास भाग 2 करके, फिर भक्तिकाल के प्रश्न, भक्तिकाल का खंड करके, निर्गुण काव्य करके प्रश्न। तो कोशिश रहेगा कि आपके एक एक पार्ट इस हिसाब से कंप्लीट होते जाए। चलें, ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और फिर से वापस आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज वापस। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सी बात, आप लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्ट गुरु का ऑफिशियल ऐप जाएंगे प्ले स्टोर पर, तो प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगा। वहां से जाकर रिजल्ट गुरु के नाम से सर्च करेंगे, ऐप ओपन हो जाएगा। वहां पर ईमेल डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे, ऐप ओपन होगा। अब ऐप डाउनलोड करने से फ़ायदा क्या है, यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, डेली क्विज मिल जाएंगे। दोनों ही चीज़ें फ़ायदा देंगी, दोनों ही चीज़ें फ़ायदा देने वाली हैं जब आप रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि आप डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं। मान लीजिए आप शुक्ल को टारगेट कर रहे हैं, आपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखी, वो पूरी कर ली, ठीक है। और कम से कम ध्यान दीजिएगा, शुक्ल की खासियत क्या है, एक बार साहित्य इतिहास पढ़ करना दिमाग में थोड़ा कम बैठेगा, उसे दूसरी बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, थोड़ा खंड खंड में विभाजित करें, 2-3 पेज का टारगेट बनाकर चलें और उसे लगभग 2-2 महीने में अगर आप पूरा करते हैं ना, तो आपको लंबे समय तक शुक्ल याद रहेंगे। तो इस हिसाब से काम चलाइए। अब इधर से आप शुक्ल को पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आके जब आप लाइव टेस्ट देंगे, जब आप डेली क्विज देंगे, तो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। आपके ज्ञान का रिवीजन होगा, आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न है, कहाँ कहाँ आपको क्लैरिटी है और कहाँ कहाँ दिक्कतें कम आती हैं। आगे देखेंगे तो यहीं पर ही आपको डेली एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं और इनके मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अभी तो हम हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी भाषा से ही आपका काम चल जाता है, लेकिन अगर आप जीके जीएस पर जाते हैं, मैथ पर जाते हैं, रीजनिंग पर जाते हैं, तो दोनों ही भाषाओं में यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल मिलेंगे। जाइए, अपनी मनपसंद की भाषा चुनिए और मॉक टेस्ट दीजिए। अच्छा, मॉक टेस्ट में क्या हाल है आपका, अगर कोई मॉक टेस्ट में भी समस्या आ रही है ना, तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अपने एजुकेटर्स चुन लीजिए जिनसे आपको पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है। फिर आप ना उनसे अपनी डाउट भी पूछ सकते हैं, किसी अलग विषय से डाउट हो, इधर उधर का डाउट हो, तो कन्फर्म कीजिए उनसे। इसके बाद आता है हमारा सबसे फेवरेट सेक्शन, डेली रिजल्ट गुरु का जट, जहाँ पर आपको 300 से भी ज़्यादा प्रश्न मिल जाते हैं। सब मिलते हैं आपको PDF वाले फॉर्म में, तो डाउनलोड करें, पढ़ते रहें। कोई समस्या आती है तो बताएं। चले, अच्छा, एक और ख़ास बात सी है, आप लोग अगर आप लोगों को ना पता हो तो वापस जान लीजिएगा। जो लोग पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि रिजल्ट गुरु ग्रुप नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको क्लास की लिंक ना टाइम से मिल जाती है। लिंक नहीं छूटेगी तो क्लास नहीं छूटेगी, सारी चीज़ें पता ही रहेंगी। चलें, अब आ गए हैं हम प्रश्नोत्तरी पर। आप लोग को ये भी बताया गया था ना कि शुरुआत के 1-2 मिनट आप लोग स्किप कर सकते हैं। जहाँ तक आपको लग रहा है कि सब लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, आपसी संबोधन चल रहा है, वहाँ तक आप लोग स्किप करें तो भी काम चल जाएगा। चलिए, अब प्रश्नोत्तरी शुरू। सबसे पहला प्रश्न ही पूछा गया है कि यामा के रचयिता हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है इनमें से कि यामा के रचयिता कौन है। सुमित्रा नंदन पंत है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेव वर्मा है या मीराबाई हैं। मीराबाई तक तो दिमाग नहीं जाएगा ना, मीरा के पद नाम से आपको रचना मिल जाती है। इसके बाद आपको मिलता है सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं आपको मिलती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान देखेंगे तो इनकी कविता आप पढ़ चुके थे, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी आप लोग पढ़ चुके थे, पंक्तियां भी पढ़ी थी, कल पंक्तियों से भी प्रश्न आ रहा था। अच्छा, यामा किसकी रचना है, यामा में आपको मिक्सअप कविताएं मिलेंगी, ठीक है, अलग अलग पुस्तकों से मिक्सअप कविताएं मिलेंगी। तो किसकी रचना है यामा, महादेवी वर्मा की। चलें,
ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, समय लगा। वापस महादेवी वर्मा, ठीक है, यामा के रचयिता इनमें से कौन है? तो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, इसमें आपको मिक्सअप कविताएं मिल जाती हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा मिक्सअप कविताएं मिल जाती हैं आपको यामा में। संसद से सड़क तक थोड़ा सा दिवाली की वजह, माफ़ कीजिएगा, होली की वजह से, होली और दिवाली में बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। होली की वजह से थोड़ी पार्टी चल रही है और उस वजह से थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है आपकी क्लास में ना, थोड़ा सा इशू चलेगा। अच्छा, प्रश्न कोशिश की जाएंगी कि प्रश्न आज ज़्यादा करवाए जाएं, डिटेल में हम थोड़ा कम जाएंगे। बीच में कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करें, फिर उन प्रश्नों के हम डिटेल में भी जा सकते हैं। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? अब जो रचनाकार है ना, इनकी आपको 2-3 और कविताएं मिल जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन कौन सी कविताएं? कल सुनना मुझे, याद है ना, बहुत महत्वपूर्ण कविता है, कल सुनना मुझे। सुदामा पांडे धूमिल का प्रजातंत्र, अगर हमने ये कह दिया, वैसे तो आपकी जो पुस्तक है काव्य पुस्तक, ये भी इसी नाम से है कि सुदामा पांडे धूमिल का प्रजातंत्र, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। ये 3 पुस्तकें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीनों ही काव्य रचनाएं हैं। किसकी रचना है? सुदामा पांडे धूमिल की। अच्छा, अगेय लिखा हुआ है भाई, अगेय नहीं अगेय होंगे, अगेय कर लीजिए। अगेय की काव्य पुस्तकें बहुत ज़्यादा फेमस है और पूछी जाती हैं। अगेय की एक बहुत महत्वपूर्ण सी कविता है असाध्य वीणा, तो वो भी याद रखिएगा कि किसकी कविता है? असाध्य वीणा अगेय की कविता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। चलें अगले प्रश्न पर चलेंगे। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? इसी कहानी में आपको मिलते हैं ना, इसी कहानी में आपको मिलते हैं मिस्टर शामनाथ। मिस्टर शामनाथ हैं, उनकी पत्नी हैं, 2 लोग हैं, पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, शाम तक बॉस आने वाले हैं, बॉस की पत्नी भी आएंगी साथ में, कुछ 2-3 लोग और आएंगे। समस्या क्या है? तैयारी करते करते उनको पता चलता है कि भाई घर में माँ भी है, माँ नहीं है, बूढ़ी माँ रहती हैं। अब बूढ़ी माँ है, बॉस आ रहे हैं, अगर देखेंगे तो बेइज्जती सी होगी कि भाई बूढ़ी सी हैं, खर्राटे मारती हैं, इन्हें सही से व्यवहार करना नहीं आता, अंग्रेजी बोलना नहीं आता। तब दोनों लोग साथ मिलकर क्या डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक पीछे की कोठरी में डाल दिया जाए, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। लेकिन बाद में अंततः ये डिसाइड होता है कि हाँ ठीक है, बाहर से हल्की फुल्की कुंडी लगाते हैं, कौन सा माता बाहर निकलेंगी। और जब बॉस आते हैं, खाना पीना खाकर ये लोग बाहर टहलने निकलते हैं, तो माता बाहर कुर्सी पर बैठी होती हैं, उकड़ू मुकड़ू, और खर्राटे मार रही होती हैं। शामनाथ जी को बड़ा बुरा लगता है। बाद में धीरे धीरे कहानी ना आपको मार्मिक ढर्रे पर लेकर जाती है। पता चलता है कि कितना बूढ़ी माँ ने किया था शामनाथ के लिए, मिस्टर शामनाथ के लिए, शामनाथ भी ना कहें, मिस्टर शामनाथ कहें क्योंकि अब तो इज्जत है ना, तो शामनाथ के लिए कितना कुछ किया और अब बूढ़ी माँ की क्या हालत है। और मिस्टर शामनाथ के कहने का तरीका कि माँ तुम मेरे लिए ये नहीं करोगी, माँ तुम मेरे लिए ये नहीं करोगी, माँ तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया, कमाता है, तुम उसकी इज्जत खराब करोगी, इनके कथन पढ़िएगा, बड़ा दर्द देंगी। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी या फिर दुष्यंत कुमार। दुष्यंत की गजलें बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर अभी देखें तो भाई क्या रचना आपको मिलेगी? भीष्म साहनी की आपको मिलेगी चीफ की दावत, बहुत फेमस कहानी है। सर्कस उपन्यास के रचनाकार इनमें से कौन है? यशपाल हैं, अमृतलाल नागर हैं, मनु भंडारी हैं, संजीव है। सर्कस उपन्यास के रचनाकार यशपाल, अमृतलाल नागर, मनु भंडारी, संजीव कौन होने चाहिए? अच्छा, सर्कस अगर आप लोगों ने फिल्म देखी हो ना, राज कपूर जी की फिल्म थी, तो उसी से ही प्रेरणा लेकर एक हिसाब से ये उपन्यास भी दिखाई देता है कि सर्कस के जीवन में क्या क्या हाल है सर्कस के कर्मचारियों का, या सर्कस में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग नाटक करते हैं, जो लोग वहाँ पर सीधे सीधे काम कर रहे हैं, अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं, एक हिसाब से अपनी शैली भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जान कितनी जोखिम में पड़ती है, दुनिया उनकी कला को पहचान नहीं रही है, ये सारी बातें आपको सर्कस उपन्यास में देखने को मिलेंगी। किसका उपन्यास है? संजीव का उपन्यास है। इसका हमें सीधा सीधा सन तो नहीं मिल पाया, तो अगर आप लोगों में से किसी को ना सन मिला हो इसका कि कौन से ईयर में प्रकाशित हुई थी, तो कमेंट करके जरूर बताइए। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव, रांगेय राघव, प्रेमचंद, अमरकांत। इनके एक दो और उपन्यास बताए जाएं क्या? गोदान। कहानियों में देखेंगे तो कफन बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, क्योंकि 1936 में लिखी गई थी, कफन भी 1936 में लिखी गई थी, गोदान भी। अब गोदान देख लें, आप देख लें कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, आपको कायाकल्प मिल जाएगा, प्रेमा मिलेगा, आपको मिलेगा निर्मला, बहुत ही महत्वपूर्ण से उपन्यास है, ठीक है। तो किसके उपन्यास है? प्रेमचंद जी के उपन्यास है, बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। राजेंद्र यादव कौन थे? जिन्होंने हिंदी की पहली जीवनी या हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी, वो भी हिंदी भाषा में, आप लोगों से बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा। प्रभोई चितई पुनि चितवत मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता देखकर ही पता चल जाएगा वैसे, लेकिन फिर भी गैस करने का प्रयास करें।
प्रभोई चितई पुनि चितवत मही राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग जगु विधु मंडल डोल। करवाए हुए प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि ये पंक्तियां किसकी है। आपको काव्य की ना, काव्य के तरीके से या भाषा से पता चल जा रहा होगा। भाषा क्या है, अवधि है, और कुछ समझ आए ना आए इसी से ही पता चल जाएगा किसकी है। अरे तुलसी की रामचरितमानस की ली गई पंक्तियां हैं भाई, रामचरितमानस तुलसी ली गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी क्या है, प्रभु जी चंदन है, हम पानी हैं। अगर चंदन पानी में घुलेगा क्या होगा, पूरा पानी चंदन की तरह हो जाएगा, चंदन की तरह महकने भी लगेगा। अब प्रभु को संबोधित किया जा रहा है ना कि प्रभु अगर ऐसे मिल जाए तो क्या होगा, पूरी दुनिया ही उसी हिसाब से हो जाएगी जैसे प्रभु है। किसकी पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं रैदास की। रैदास कहा जाता था वही ना, रैदास कहीं कहीं रविदास नाम भी मिलता है, जूते बनाने का काम करते थे। और इन्हीं के लिए फिर वो गंगा माता का वो प्रसंग प्रसिद्ध है कि गंगा माता खुद प्रकट होकर इन्हें देती हैं अपना कंगन। और इसीलिए कहा जाता है ना कि भाई जिसके मन में भगवान है उसे मिल ही जाएंगे, जिसके मन में श्रद्धा है उसे भगवान मिल ही जाएंगे। रैदास या रविदास इन्हीं के संदर्भ में वो कथन। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत तिन तीखी तैसी। जैसी आपकी भावना होगी ना, आपको आपका ईश्वर भी वैसा ही दिखाई देगा। इतनी सरल पंक्ति और ईश्वर की सीधे सीधे व्याख्या। होता नहीं काव्य में, अगर आप लोगों ने देखा होगा काव्य शास्त्र में, तो आपको काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन बताने होते हैं। उसी हिसाब से अगर हम ईश्वर की बात करते हैं तो आपको ईश्वर के भी लक्षण देने होते हैं, ईश्वर क्या है ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होगी उसको उसी हिसाब से ईश्वर मिलेंगे। सूर की पंक्ति है मीराबाई, तुलसी या कीर्तनदास। अरे तुलसी की पंक्तियां भाई, रामचरितमानस तुलसी की पंक्तियां वापस से। चले अगला प्रश्न देखें, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है। प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद हैं, अज्ञेय हैं या फिर यशपाल हैं। प्रेम पचीसी बताएं। ये प्रेम से जुड़ी हुई रचना है ना, प्रेम से जुड़े जब कहानी संग्रह आपको मिलते हैं, थोड़ी सी आसान सी ट्रिक है। अगर आपको फूल से जुड़ी हुई काव्य संग्रह मिलते हैं, फूल से जुड़े काव्य संग्रह मिल रहे हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं फूल से या प्रेम से जुड़े मिले कि वो होंगे भारतेंदु के। लिख लीजिए, काव्य संग्रह कहा गया, कहानी संग्रह नहीं। लेकिन अगर वहीं आपको प्रेम से मिले, प्रेम से जुड़े हुए कहानी संग्रह मिल रहे हैं, तो वो किसके होते हैं, प्रेमचंद के हैं। प्रेमचंद की जो कहानी संग्रह हैं, जिन्हें 8 भागों में प्रकाशित भी कराया गया था, अगर आप शुरुआत में देखें तो यही प्रेम पचीसी, प्रेम विलास इन नाम से खूब ज़्यादा प्रसिद्ध है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। सिनेमा में, विज्ञान में, समाज सेवा में या फिर साहित्य में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन कौन से साहित्यकार हैं, कुछ कुछ याद है आप लोगों को। महादेवी वर्मा को दिया गया है, जयशंकर प्रसाद को भी दिया गया है उर्वशी के लिए, अज्ञेय को भी दिया गया है ना। तो क्यों दिया गया है, साहित्य के लिए ना। तीनों लोगों में क्या बात कॉमन है कि तीनों ही साहित्यकार हैं, तो साहित्य के लिए दिया। प्रेम सागर के लेखक कौन है। इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदा सुखलाल। प्रेमचंद को पहले हटाएं, बताते हैं क्यों हटाना है। प्रेम सागर से प्रेम पर नहीं जाना है, कहानी संग्रह थोड़ी है, प्रेम सागर है। प्रेमचंद जी समय क्या है, समय है आपका 20वीं शताब्दी। अगर हम देखें सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां को, तो तीनों कब कौन से समय के हैं, 18वीं शताब्दी के हैं ना, सीधे सीधे 1800 के आसपास के हैं। और तीनों लोग लगभग फोर्ट विलियम कॉलेज का जब नाम आता है तो फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 अंदर के साहित्यकार और 2 बाहर के साहित्यकारों का बड़ा नाम लिया जाता है। और वहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये प्रेम सागर फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर रहकर लिखी गई रचना थी। किसने लिखा था, लल्लू लाल ने लिखा था ना। अच्छा, आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि कैसे याद करेंगे। प्रेम में इंसान क्या हो जाता है, थोड़ा लल्लू सा हो जाता है ना, थोड़ा पागल सा हो जाता है। तो प्रेम सागर किसकी लिखी हुई रचना है, लल्लू लाल की। अब कहाँ लिखी थी, भूलिएगा मत, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है, शिव का, कृष्ण का, राम का या विष्णु का। तो तुलसी ने अपनी रचनाओं में, अगर हम सीधे सीधे, अच्छा तुलसी और आपको सूरदास बड़े कंपैरिजन में मिलते हैं ना। सूर किस धारा के कवि हैं, कृष्ण काव्य के। और कभी पूछे तुलसी के बारे में तो भाई तुलसी सीधे सीधे राम भक्ति धारा के कवि हैं कौन, तुलसी। ध्यान दीजिएगा, विष्णु बिल्कुल नहीं, विष्णु के अवतार भले माने जाते हैं नाम, लेकिन फिर भी राम भक्ति धारा अलग है, कृष्ण भक्ति धारा अलग है। विष्णु के अवतार राम और कृष्ण दोनों माने जाते हैं। लेकिन कभी बात आए आपके सूर की, तो सूर कृष्ण काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं। सूर सागर, सूर सारावली और आपको भ्रमर गीत सार, तीनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है।
त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय या फिर रेणु? त्यागपत्र में आपको मृणाल का प्रसंग दिखाई देता है, जहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो कि जज हैं, लेकिन उन्हें वापस अपनी बुआ याद आ रही हैं, और बुआ का जो प्रसंग धीरे धीरे याद आता है ना, अंततः वो कौन सी स्टेज पर पहुँचते हैं कि अपने ये जज वाले पद से इस्तीफा देते हैं और समाज के लिए कुछ करने का सोचते हैं। मृणाल वाला ये जो प्रसंग उठता है उपन्यास में, ध्यान दीजिएगा कि भाई ये सीधे सीधे ये जज साहब की ना मनोवृत्ति पर कितना अच्छा असर डालता है। प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, रेणु, किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। अच्छा, इसकी ट्रिक बताते हैं आपको। परख, सुनीता, हमने तो ऐसे याद किया था, परख, सुनीता, त्यागपत्र, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, अनंतर, अनाम, स्वामी, दशार्क। ठीक है, तो आपको ट्रिक मिल जाती है कि परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, अनंतर, अनाम, स्वामी, दशार्क। चले, चले, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, अनंतर, अनाम, स्वामी, दशार्क। हो सकता है थोड़ा सा अंतिम वाला क्रम छूट रहा हो, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, फिर वही था ना कि नोट्स निकालने थे आप लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से रह जाता है। अगर आप लोग कमेंट कर दिया करें समय से तो शायद याद रह जाएगा। तो हम नोट्स निकाल कर लाएंगे क्लास में, और फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आसान आसान सी ट्रिक क्या है इन रचनाओं को याद करने की। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, फिर से पूछा जा रहा है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु दिया जा रहा है, भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, इनमें से कोई नहीं। क्यों दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? क्यों दिया जाता है, सोचें और बताएं। भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ना ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा सा वाक्य है, लेकिन याद कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्ञानपीठ एकदम ना भूलें, और साहित्य अकादमी, दोनों चीजें याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत हैं, रामधारी सिद्धनकर हैं, अज्ञेय हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं? सुमित्रानंदन पंत को पहली बार, ठीक है, पहली बार दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। रचना कौन सी थी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अज्ञेय की क्या ये थी? दिनकर के लिए आपको बताया है उर्वशी है। महादेवी वर्मा की थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट करके चाहे तो बता सकते हैं। संपूर्ण साहित्य पर दिया गया था महादेवी वर्मा को, कमेंट करके बताएं। लेकिन सुमित्रानंदन को पहली बार दिया गया था, और सुमित्रानंदन को कौन सी काव्य कृति पर दिया गया था, कमेंट करके बताइए। 2 प्रश्नों तक अगर उत्तर नहीं आया तो हम लोग बता देंगे। विनय पत्रिका रचयिता कौन है? विनय और वली वली, ट्रिक बताई थी ना आपको, विनय, वली, वली। कवितावली लिख लें, दोहावली लिख लें तो भी आसान हो जाएगा। अभी के लिए विनय ही रख लीजिए। विनय और कवितावली, दोहावली, तीनों की भाषा क्या है? ब्रज है। जब बात आती है आपकी सीधी सीधे रामचरितमानस की या फिर और उनकी सभी रचनाओं की, तो उन सबकी भाषा, एक की भाषा है ठेठ अवधी, बाकी सबकी भाषा है अवधी। तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। हनुमान बाहुक बेनी की रचना है और बहुत प्रसिद्ध रचना है। जब तुलसी की बाहों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, तब उन्होंने हनुमान जी को संबोधित करके कि हाँ मेरी ये पीड़ा हरो, हनुमान जी को संबोधित करके तब हनुमान बाहुक लिखी। मानस का हंस, लेखक का नाम बताना है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। मानस का हंस किस पर आधारित है? तुलसीदास के जीवन पर। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग दिखाई देते हैं कि किस प्रकार वो अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे, अपनी पत्नी को छोड़कर जाते हैं तो भी किस हिसाब से स्त्रियों से बचते फिरते हैं, फिर कौन कौन उनकी सेवा करती हैं, कौन उन्हें वापस ज्ञान देने का प्रयास करती हैं, और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए थे। एक कैरेक्टर डेवलपमेंट शब्द सुना होगा ना आप लोगों ने, तो जो ये चरित्र का सीधे सीधे बढ़ाव होता है ना हिंदी उपन्यास में, और खासकर मानस के हंस में, ये देखिए तुलसी का बढ़ाव किस हिसाब से हुआ कि कहाँ राजापुर के छोटे से गांव से निकले थे और बाद में किस हिसाब से तुलसी बने। ठीक है, तो वो पढ़ें। मानस का हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर है। आधारित किस पर है? भूलिएगा नहीं, तुलसीदास पर। एक और उपन्यास मिल जाता है आपको, खंजन नयन। खंजन नयन किस पर आधारित है? खंजन नयन आधारित है सूरदास पर। चलें अगले प्रश्न पर चलेंगे।
मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह है, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल के दो निबंध आप लोगों को याद करवाए थे, श्रद्धा और प्रेम, और इसी से ही एक कथन भी आपका बना था कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, वो याद रखिए। मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का है, बालकृष्ण भट्ट का है, प्रताप नारायण मिश्र का है, या रामचंद्र शुक्ल का है? सरदार पूर्ण सिंह। बहुत कम इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इनके जो निबंध है ना बहुत प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। मजदूरी और प्रेम के आपको लगभग 7 भाग भी मिलते हैं, ठीक है, NET-JRF में लगी हुई रचनाएं लगभग 7 भाग मिलते हैं, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। कलम के सिपाही क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, या फिर जीवनी है? कलम का सिपाही जीवनी है। बताते हैं पहले तो, जीवनी है किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। क्या अमृत राय की लिखी हुई जीवनी है? लग तो रहा है कि भाई अमृत राय की लिखी हुई जीवनी है। अमृत राय किसके पुत्र हैं? तो अमृत राय प्रेमचंद जी के ही पुत्र हैं, और अपने पिता पर उन्होंने लिखी थी ये कलम के सिपाही जीवनी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेव वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है। पूरा किया हमने, पहले ही नाम ले लिया भाई। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। चलें देखें और बताएं किसका है, किसकी पंक्तियां हैं ये। 7 सेकंड का समय होगा, आप लोग देखिए और बताइए। चलें। और इस पंक्ति में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा रस मिलता है। ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार रस मिलता है इस पंक्ति में। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कहाँ की पंक्तियां हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई पंक्तियां हैं। और निराला जी की लिखी हुई ना सरोज स्मृति, जो उन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी थी, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उसे याद रखिए। हिंदी की पहली कहानी लेखिका क्या नाम है? बंग महिला है, सत्यवती है, चंद्रकिरणन है, चंद्रकांता है। इनकी रचनाएं बता दें आपको, कहानियां। चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें। आपको एक रचना मिल जाती है दुलाई वाली और दलिया। 3 कहानियां हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कहानियां हैं, और खासकर ये दुलाई वाली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। किसकी कहानी है? तो भाई बंग महिला की कहानी है। हिंदी पहली महिला कहानीकारों में ये सबसे प्रथम आती है। कई बार तो जब पहली कहानी का प्रश्न उठता है ना, तो दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी, या फिर चंद्रदेव से मेरी बातों को हिंदी की पहली कहानी का दर्जा दिया जाता है। कुछ रचनाकारों ने, कुछ आलोचकों ने दिया है, सबने नहीं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली कविता, हिंदी के पहले कवि, इनको लेकर कितना ज़्यादा डिबेट चलता है। तो भाई हम ये नहीं कह सकते कि सबने माना है, लेकिन हाँ ज़्यादातर अगर आप देखें तो कुछ आलोचकों ने माना कि हाँ ठीक है, ये हिंदी की पहली कवित्री थी। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं कौन? रामधारी सिद्धनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन सी रचना थी इनकी, आपको याद है? हरिऔध कहा जाता है इन्हें, इन शॉर्ट। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इनकी रचना कौन सी है? प्रेम से जुड़ी रचना है। इस रचना में जो राधा का जिक्र मिलता है किसके रूप में? सिर्फ नायिका के रूप में नहीं, सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका के रूप में नहीं, राधा क्या है? लोक सेविका का रूप प्राप्त कर लेती हैं। कौन सी रचना है? कमेंट करके बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय को ही खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि के रूप में जाना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन, गीतांजलि, मैला आंचल, कामायनी। किसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु? गबन की बात आती है, प्रेमचंद का लिखा हुआ है। गीतांजलि की बात आती है तो आपके बांग्ला के साहित्यकार है ना टैगोर जी, उनका लिखा हुआ है। पूरा नाम तो एक बार आप लोग लिख लें। चलिए पहले कामायनी पर देख लेते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। गीतांजलि है रविंद्रनाथ टैगोर की। अब कौन बचे? मैला आंचल बचा ना, मैला आंचल, जिसमें जिक्र है कि भाई ये जो आपकी आंचलिक उपन्यास हैं इनका मतलब क्या होता है। तो आंचलिक उपन्यास में किसी अंचल विशेष की कहानी कही जाती है। मैला आंचल में क्या है? धूल भी है, फूल भी हैं, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। ये कथन कहाँ मिलते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के इसी उपन्यास में। गोदान किसकी कृति है? पीछे बताया गया था, अगर आप लोग को याद हो तो। गोदान किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु की है, प्रेमचंद की है, अज्ञे की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? तो गोदान कृति है प्रेमचंद की। कब की लिखी हुई? 1936। 1936 में ही आपको एक कहानी भी मिल जाती है इनकी, कफन। क्योंकि दोनों ही बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अज्ञे के आपको 3 उपन्यास मिल जाते हैं। पहले उपन्यास के 3 खंड है, पहले उपन्यास के 2 खंड है। सबसे पहला
शेखर एक जीवनी, भाग 1, इसके आपको भाग 1 मिलता है, फिर दूसरा मिलता है भाग 2, फिर नदी के द्वीप, फिर आपको मिलता है अपने अपने अजनबी। 3 उपन्यास मान सकते हैं, अजनबी 3 उपन्यास मिलते हैं आपको आगे आगे। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? शीला झुनझुनवाला की है, मैत्री पुष्पा की है, कुसुम अंचल की है, या फिर गोपाल प्रसाद व्यास की है? कस्तूरी कुंडल बसे महत्वपूर्ण आत्मकथा है, हिंदी की बहुत सुप्रसिद्ध लेखिका हैं, इनकी आत्मकथा मानी जाती है कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी है? शीला झुनझुनवाला, मैत्री पुष्पा, कुसुम अंचल या फिर गोपाल प्रसाद व्यास? मैत्री पुष्पा की मानी जाती है कस्तूरी कुंडल बसे। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस की है, बालराज पंडित की है, हबीब तनवीर की है, या फिर नागबूडस की है? चरणदास चोर, चरणदास चोर। अच्छा, इनका एक नाटक भी आप लोगों को मिलता है, अगर याद हो तो, बहुत अच्छा नाटक है, थोड़ा दिमाग से निकल रहा है नाम को लेकर ना, ये समस्या आती है कि नेट जेआरएफ के सिलेबस में फिर वही रचना लगी हुई है। सीधे सीधे देखे तो हबीब तनवीर की नाटक है और बहुत प्रसिद्ध सा नाटक है, लेकिन फिलहाल नाम भूल रहे हैं। अगर आप लोगों में से किसी को याद हो तो फिर वापस सहायता के लिए कमेंट कर दें, नहीं तो हम 1-2 दिन में आप लोगों को बता ही देंगे, काम चल जाएगा। चरणदास चोर किसकी कृति है? हबीब तनवीर की। आगे देखें, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता मित्र, यह कथन किसका है? कहने का मतलब क्या है? भूषण, ठीक है, भूषण यानी आभूषण के बिना ना ही कविता विराजती है, ना ही कविता बिना आभूषण के अर्थात अलंकार के अच्छी लगती है, ना ही वनिता अर्थात स्त्री बिना आभूषण के बहुत सुंदर लग सकती है। ऐसा नहीं सुंदर नहीं लगेंगी, लेकिन कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार चाहिए, स्त्री को भी सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार चाहिए। ये कथन किसका है कि भूषण बिनु ना विराजई कविता बनीता मित्र? किसका कथन है? तुलसीदास का, भिखारी दास का, केशवदास का, या मतीराम का? केशवदास का कथन है और महत्वपूर्ण कथन है कि भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित्र। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? आपको 2 मार्ग बताए थे ना, सीधे सीधे भक्ति काल देखें तो भक्ति काल को 2 भाग में विभाजित किया गया। सबसे पहले तो आपको मिलता है सगुण, फिर आपको मिलता है निर्गुण। सगुण में आपको राम भक्ति शाखा मिलती है, कृष्ण भक्ति शाखा मिलती है। निर्गुण में देखेंगे तो निर्गुण में आपको क्या मिलेगा? सीधे सीधे ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। अब ज्ञान मार्गी पूछा गया है, ज्ञान मार्गी कवियों को क्या कहा जाता था? सिद्ध कवि, नामपंथी कवि, भक्त कवि, या फिर संत कवि? तो इन्हीं ज्ञान मार्गी कवियों को ही ना संत कवि कहा जाता था। ये जो प्रेम मार्गी कवि थे आपके सूफी संत थे, ठीक है, संत नहीं, सूफी कवि। सूफी कवियों में ही फिर आपको पद्मावत, कन्हावत दिखाई देती है, अखरावत दिखाई देती है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, कथन किसका है? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, कथन किसका है? ठीक है, चलें। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये किसकी रचना है? रसखान की है, भारतेंदु की है, परशुराम चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला? किसने लिखी है? बहुत महत्वपूर्ण सी पंक्तियां हैं, भारतेंदु युग की पंक्ति है। अगर भारतेंदु युग कहते तो भी आप लोग समझ जाते कि भारतेंदु की पंक्ति है, तो काम चला लें। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, या फिर स्वयंभू को? या फिर स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अच्छा, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहने से क्या मतलब है? वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? रामायण लिखी। तुलसी ने क्या लिखी? रामचरितमानस लिखी। लेकिन अपभ्रंश में राम काव्य का उल्लेख किसने किया था? स्वयंभू की ही मिलती है ना आपको, पौम चिरयू, जहाँ पर ये कहा गया था कि सीता को जब राम छोड़ देते हैं तो वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, तो ये वाला कथन। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद बरदाई जिन्होंने लिखी पृथ्वीराज रासो, जो बाद में, क्योंकि वो पूरा नहीं कर पाए थे, तो बाद में उनके पुत्र जल्हण पूरा करते हैं। पुस्तक जल्हण हत दई अब किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, इनमें से कोई नहीं। माना जाता है उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसीलिए उन्हें जायसी कहा जाता है। होता नहीं कि मान लीजिए फिराक गोरखपुरी को फिराक गोरखपुरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि गोरख प्रदेश से संबंध रखते थे, इसीलिए जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जायसी प्रदेश से संबंध रखते
रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, जिसने सिर्फ एक कृति लिखी, दोहे थे उस कृति में। रहीम थे क्या, मतीराम थे, बिहारी थे, देव। रहीम का आपको मदनाष्टक मिल जाता है, बहुत फेमस है मदनाष्टक। मतीराम, बिहारी, देव। देव की तो अलग अलग रचनाएं मिलती हैं, बच्चे कौन, बिहारी। बिहारी की ही भाई बिहारी सतसई। ये ऐसी रचना है ना जिसमें आपको 700 से ज़्यादा दोहे मिल जाते हैं, और सिर्फ इकलौती रचना बिहारी ने की है। और इसी के आधार पर ना शुक्ल भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी तारीफ करते नहीं सकते, और हिंदी साहित्य लिखने वाले सभी साहित्यकार तारीफ करते हैं किसकी, बिहारी की। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, केशव को। जिसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी भाषा इतनी कठिन थी कि पढ़ने में लगता था पता नहीं क्या पढ़ा जा रहा है, और उसको पढ़ते समय आपको बार बार शब्दकोश खोलना पड़ेगा। होता नहीं है कि आपको कहा जाता है ऐसा ना लिखे कि एकदम कठिन हो, शब्दकोश खोलना पड़े, इतना लिखे कि आपके दिल की भावनाएं भी प्रकट हो जाए, और जो पढ़ रहा है ना वो समझे, तो सामने वाले को भी समझ में आए और आप कह भी पाए। केशव के लिए ये पंक्तियां कही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में। चलें अगला प्रश्न देखें। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या राम अवध द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए ना हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं एमपीडी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए एचपीडी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखी है पुस्तक कबीर और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, महत्वपूर्ण सी पुस्तकें हैं। लेकिन ये हिंदी साहित्य में जो द्विवेदी युग चला ना, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के सीधे सीधे कहें तो ये जो आपकी पत्रिका थी ना, सरस्वती पत्रिका, इसके संपादन भार संभालने से लेकर संपादन भार छोड़ने तक का कालक्रम माना जाता है द्विवेदी काल। 1903 से लेकर 1917 तक हम मानते हैं ना, 1920 तक कहीं कहीं मानकर चलते हैं। क्यों, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन्हीं बीच में ही सरस्वती का कार्यभार संभाला और हिंदी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संस्थापक का नाम राधा कृष्ण गोस्वामी है, बालकृष्ण भट्ट है, अंबिका दत्त व्यास है, लाला भगवान दीन है। क्या नाम होगा? हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है? राधा कृष्ण गोस्वामी है, बालकृष्ण भट्ट है, अंबिका दत्त व्यास है, या फिर लाला भगवान दीन है? अरे हिंदी प्रदीप सीधे सीधे पता है किसकी संपादित पत्रिका है? हिंदी प्रदीप संपादित पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट की। कई बार आपको नाम मिलता है ना वो पंडित जी का। और हिंदी प्रदीप में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हिंदी प्रदीप में जो प्रकाशित शुरुआती पंक्तियां थी वो कौन सी थी, तो वो भी याद रखिएगा। और हिंदी प्रदीप के साथ ब्राह्मण पत्रिका का खूब पूछा जाता है कि ब्राह्मण पत्रिका किसकी थी या किसके द्वारा संपादित की गई थी, तो वो भी देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादकों में श्याम सुंदर दास का नाम मिलता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम मिलता है, नारायण चतुर्वेदी का नाम मिलता है या नहीं मिलता? अच्छा, आप लोगों के लिए ना सन लिख कर रखा था, लेकिन फिर वही समस्या, क्या ही बताएं। अगली क्लास का समय देंगे तो हम एकदम ईयर के हिसाब से आपको बता देंगे कि इनमें से श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी तो आप लोगों को पता ही है, फिर वही 1903 से कार्यभार संभालते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी नहीं थे, ये तीनों, और इनका कालक्रम सरस्वती पत्रिका से जुड़ा जो कालक्रम है ये हम बता देंगे कि कब कब कार्यभार संभाला था इन्होंने। उसने कहा था मुख्य पात्र सबसे पहले खालसा सिंह है, करतार सिंह है, लहना सिंह है, परमिंदर सिंह है। उसने कहा था कहानी है किसकी, याद है कुछ आप लोगों को? उसने कहा था कहानी, जिन्होंने कहा था ना हिंदी को या अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, किसने? गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था 1915 में लिखी हुई कहानी है। खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या परमिंदर सिंह, तो लहना सिंह उसने कहा था कि प्रमुख पात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसे ठीक कर लीजिए, नाग यज्ञ कर लेंगे, यज्ञ। स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, सिंदूर की होली। ध्रुव सामनी, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, तीनों ही लिखी हुई है प्रसाद की, लेकिन सिंदूर का नाटक इनकी नहीं है। सिंदूर का नाटक थोड़ा समस्या नाटक के अंतर्गत माना जाता है और ये मिश्र की मानी जाती है, ठीक है, ये नाटक आपका मिश्र का माना जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को और कौन से नाम से जाना जाता है भाई?
वही फिर बात है कि शुक्ल का अगर नामकरण याद रखेंगे ना तो काम चल जाएगा। जीवनी काल कहा जाता है, पद्यकाल, संस्मरण काल या फिर गद्यकाल। किस नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को? कौन से नाम से अभिहित किया गया? आचार्य शुक्ल का दिया हुआ नाम है, आसानी से याद कर सकते हैं। आचार्य शुक्ल का दिया हुआ नाम है, कौन से नाम के हिसाब से जाना जाता है? तो जाना जाता है गद्यकाल के नाम। अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने गए? निराला, अज्ञेय, पंत, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद की बात करें, पंत की बात करें, निराला आए, महादेवी आए, ये लोग कौन है भाई? छायावाद के चार स्तंभ, छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं ये लोग। बचा कौन? अज्ञेय। अज्ञेय द्वारा ही संपादित है ना ये सप्तक, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, अज्ञेय ने ही संपादित किए थे ना। प्रयोगवाद का मूल आधार ही यही है, तार सप्तक आपका। चले, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क है, यशपाल है, जैनेन्द्र कुमार है, वृंदावन लाल वर्मा है। मृगनयनी किसने लिखा हुआ है भाई? मृगनयनी। चलें देखिए और बताएं, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? ये जो आपके रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं, ये ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। विराटा की पद्मिनी अगर आप लोगों ने सुना हो, कुछ याद आया? किसने लिखी है? उपेंद्र नाथ अश्क, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी, और एक और बहुत महत्वपूर्ण सा सुहाग के नुपुर उपन्यास, ये देख लीजिएगा। जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी कौन सी धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी काव्यधारा, प्रेमाख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी या फिर राजसक काव्यधारा? प्रेमाख्यानक। जायसी के काव्य में प्रेम दिखाई देता है। और फिर पीछे अगर आप लोग भूल गए हो तो यहाँ से याद कर लीजिएगा, ये देख लें, यहाँ से काम चल जाएगा। भक्तिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया? सगुण, निर्गुण। प्रेम भक्ति काव्य में, अब प्रेम भक्ति काव्य में ही अगर आप देखें तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, काम चल जाएगा। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। 44वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, जयपराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रम। अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। कोई समस्या आती है तो कमेंट करके बताएं। बाकी मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।